उन्हीं के सानिध्य से हम लोग मतलब कुछ भी बन पाए हैं। उस समय हम +2 में पढ़ रहे थे, तो ये DMCA दरभंगा मेडिकल कॉलेज के सेकेंड ईयर में पढ़ रहे थे। तो इनका जब भी आवास बोर्ड आना होता था उसी कॉलेज के हॉस्टल होकर के ही आते थे। और फिर इनका चूंकि RSS से जुड़ाव था, तो अच्छे अच्छे बुक्स जो भी होता है स्वामी विवेकानंद का या जितना भी रिवॉल्यूशनरी था, सबका बुक्स ला करके एक उसी कॉलेज में एक छोटा सा हम ही रूम, मेरे ही रूम में जो है ना वो लाइब्रेरी चलता था। वहीं से हम लोग किताब बांट करके अच्छे अच्छे किताब लोगों का स्टूडेंट्स के बीच में ले जाते थे, और फिर मतलब जो है फिर उसको कलेक्ट करके ले आते हैं, फिर दूसरे स्टूडेंट को देते थे। तो इस दौरान जो है उनसे हमारा काफ़ी इंटरेक्शन हुआ, और उसमें भी मतलब 2-3 लोग ही उनसे मतलब अत्यधिक जुड़ पाए। जैसे हम थे, उसके बाद एक हमारा और मित्र है जो कि यहाँ पे एडवोकेट है, रमाकांत सिंह करके है नाम, ठीक है ना। तो 2 आदमी इनका काफ़ी मतलब जो है हम लोग ये करने लगे, फॉलो करने लगे। फिर इसी दौरान जो है स्वामी विवेकानंद का एक शक्तिदायी विचार, और किताब के बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन एक किताब के बारे में जरूर चर्चा करेंगे, जो शक्तिदायी विचार है। एक छोटा सा किताब है, उसमें जितना भी स्वामी विवेकानंद का है वो निचोड़ भरा हुआ है। तो जब वो पढ़ते थे तो लगता था अरे हम तो कुछ भी कर सकते हैं। तो इतनी मतलब जब आप कई बार, हमको लग रहा है कम से कम 25, 30 या 50 बार भी हम पढ़ चुके हैं। जब भी हम लोगों को लगता था थोड़ा सा वीकनेस आता था, अपनी मंजिल को आगे बढ़ाने में कमजोरी फील होता था, तो फिर वो निकाल करके पढ़ लेते थे। फिर उतना ही तरोताजा हो जाते और उतनी ही शक्ति हमें मिल जाता था। तो जब हम +2 कर लिए तो फिर पता ही नहीं था कि गांव से आए हुए हैं, कब आगे क्या करना है। फिर विवेका जी हम लोगों को मतलब मार्गदर्शन किए, और उसके बाद हम चले गए दिल्ली कोचिंग करने के लिए। उस समय हम लोगों का +2 का पहला बैच था, तो काफी मतलब जो है अफरा तफरी था। बहुत सारा लड़का का बायोलॉजी का मैथमेटिक्स में जोड़ दिया, मैथमेटिक्स वालों का बायोलॉजी में जोड़ दिया। फॉर्चुनेटली मेरा सब कुछ ठीक ठाक रहा। हम सेकेंड मतलब वहाँ भी टॉपर ही अपने मतलब मैथमेटिक्स के टॉपर ही थे, मतलब सेकेंड डिवीजन था बट टॉपर थे हम यहाँ। फिर उसके बाद चले गए वहाँ पे दिल्ली चले गए, न्यू PT कॉलेज ऑफ सचदेवा न्यू PT कॉलेज था, तो वहाँ कोचिंग किए। फिर वहाँ पे अच्छे अच्छे लड़कों से मतलब संपर्क हुआ, और टीचर भी बहुत अच्छे थे। तो एटलीस्ट हमें ये प्रेरणा मिली कि कौन सा बुक्स हमें इंजीनियरिंग के लिए पढ़ना है, और बाकी मतलब जो भारत के और सब बच्चे हैं वो कैसे हैं। तो ये लग गया कि मतलब हम लोग कर सकते हैं। फिर जो जितना अच्छा बुक्स था वो हम लोग खरीद लिए। मेरी मतलब ध्येय IIT का था, BIT करने का था भी नहीं। मतलब अनफॉर्चुनेटली कहिए ना कि UPSC का तैयारी कर रहे थे तो BPSC में ऐसे ही हो गया, जब IIT की तैयारी कर रहे थे तो BIT में ऐसे ही हो गया, ठीक है। तो हमारी बेसिकली IIT की तैयारी था, लेकिन वो नहीं हो पाया। लेकिन BIT में अच्छे मतलब रैंक के साथ हो गया, तो हमें NIT मिल गया। उस समय मौलाना आजाद कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी था, एडिशनल इंजीनियरिंग कॉलेज है, जिसमें कि 50% बच्चे मतलब उस पर्टिकुलर स्टेट से रहते हैं, और 50 में पूरी ऑल इंडिया का लड़के लोग आते हैं। तो फिर हमें वहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन मिला, और उसके बाद जो है हम वहाँ से इंजीनियरिंग किए। इंजीनियरिंग करने के बाद जो है इंजीनियरिंग तो हम कर रहे थे, बट हमारा टारगेट UPSC था। तो हमने मतलब जैसे ही अपना ब्रांच जो अलॉट हुआ, उस समय से हम दोनों को साथ में लेकर चल रहे थे। UPSC की जो तैयारी तो जनरल नॉलेज हो जाता है, और एक एडिशनल सब्जेक्ट लेना था, हमने फिजिक्स ऑप्ट किए। चूंकि इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल सिमिलर ब्रांच है, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का तो था, लेकिन दूसरा हमें उस समय 2 ऑप्शनल लेना पड़ता था। तो दूसरा ऑप्शन हमने, चूंकि सिमिलर था, चूंकि इलेक्ट्रॉनिक्स था, तो हमारा फिजिक्स सेकेंड पेपर जो है ऑलमोस्ट हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स से कवर्ड था। तो हमें सिर्फ फर्स्ट पेपर मैकेनिकल, जो मैकेनिक्स वगैरह था, जनरल फिजिक्स, वही पढ़ना था। उस समय से हम मतलब लगातार दोनों को सब्जेक्ट को बैलेंस करके चल रहे थे कि हमें निकलते ही UPSC भी हो जाए और उसके बाद इंजीनियरिंग भी कर लें। लेकिन थोड़ा सा हमने गलती किया, सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन उसमें हमारी ये गलती हो गई, जो कि आप लोग लेसन लेंगे, ठीक है ना, कि गलती कहाँ हुई जिसकी वजह से नहीं कर पाए। हमारी गलती हुई कि मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पेपर का 2 यूनिट हम छोड़ करके चले जाते थे। जैसे 5 यूनिट से 5 मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना, तो हम 2 यूनिट बिल्कुल टच करके नहीं जाते थे। मेरा फिजिक्स में बहुत अच्छा मार्क्स था, जनरल स्टडी में बहुत अच्छा था, एसे में बहुत अच्छा था, इलेक्ट्रिकल फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छा था, सेकंड पेपर में हम 120 नंबर, 300 का नंबर था, तो 120 छोड़ करके चले जाए। तो कभी वो मेकअप नहीं करेगा, ठीक है। हमने ये
है, ठीक है ना। उस समय तक तो हमारा एज थोड़ा सा मतलब ये उस समय लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन चल रहा था, नरसिम्हा राव का सरकार था, तो हमें लगा अरे यार इतनी हम तैयारी कर रहे हैं तो क्यों नहीं मतलब कुछ बिजनेस वगैरह सेटअप करें, हम उधर चले जाएं। ये भी मेरा मतलब दूसरा गलती था। उस समय ये था कि बीपीएससी में 3 सब्जेक्ट लेना पड़ता था ऑप्शनल, तो हमारी 2 की तो तैयारी थी, फिजिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तैयारी थी, लेकिन हमारा तीसरा अगर हम लेते तो फिर वहाँ पे नहीं हो पाता, क्योंकि 3 इतना पढ़ाई करना संभव नहीं है। तो उस समय हम बीपीएससी नहीं देते थे, लेकिन 94 से वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंट्रोड्यूस किया। उस समय उससे पहले सिविल और मैकेनिकल था। 94 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऐड किया, उसके बाद जो है तब जाकर के हमें लगा, और उस समय मतलब यूपीएससी और बीपीएससी को दोनों को सिंक्रोनाइज्ड कर दिया गया, मतलब उसमें 2 सब्जेक्ट लेना था, इसमें भी 2 सब्जेक्ट लेना था, मतलब इसका पैटर्न उसी से कर दिया। तो उसके बाद जो है फिर जब हमें बीपीएससी देना पड़ा, तो बीपीएससी देना पड़ा तो हमें लगा कि मतलब सब्जेक्ट चेंज कर लेते हैं, मैथमेटिक्स ले लेते हैं, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग धोखा दे रहा था। तो फिर हमें लगा कि अगर फिजिक्स मेरा सेम रहेगा, जनरल स्टडी सेम रहेगा, और उसके बाद एसे लिखना है वो तो रहेगा ही। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में सोच रहे थे कि हम चेंज करके मैथमेटिक्स ले लेते हैं, लेकिन हमें लगा कि मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों पढ़ना पड़ेगा, जबकि हम इंजीनियरिंग पेपर में हमारा फर्स्ट पेपर बहुत अच्छा, यूपीएससी से बहुत ही अच्छा मार्क्स आता था। सेकेंड पेपर में हमको 2 यूनिट जो है वो जो छोड़ करके चले जाते थे, लगा कि इसी को कमांड कर लें तो हमारा ऐसे ही निकल जाएगा, क्योंकि बाकी सब कुछ तो था ही। बीपीएससी बैठना भी नहीं चाहते थे, हमारे ब्रदर इन लॉ थे, तो वो जबरदस्ती ला करके जैसे ही निकला नोटिफिकेशन हुआ तो ला करके एप्लीकेशन फॉर्म दे दिया और बोले कि आप भर दीजिए ना, आपको कुछ करना वरना नहीं है। तो वो उन्होंने जिद किया तो भर दिए। उसके बाद भरने के बाद जो है 1 आध महीना बचा, तो फिर हमको लगा कि अब पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो उसके बाद जो है सब कुछ हमारी तैयारी थी, जस्ट ब्रश करना था नॉलेज का, जो भी डस्ट पड़ गया था इतना दिनों से नहीं पढ़े थे, तो फिर फटाफट ब्रश किए। उसके बाद जो है चूँकि बिहार बीपीएससी देना था, तो बिहार में ये हो जाता था कि यूपीएससी जब लिख रहे थे तो बिहार का जो भी जनरल नॉलेज था उसको छोड़ के चले जाते, उसकी जरूरत थी नहीं वहाँ पे। तो इसमें हमको एडिशनल से जो बिहार के बारे में पढ़ना पड़ा, जो कि एक छोटी सी किताब आती है, उसको हमने पढ़ लिया। फिर हमारा पीटी निकल गया। तो उससे पहले हम वो ये फिजिक्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो भी इससे उससे था, कुछ भी हमने तैयारी नहीं किया। हमारे पास मात्र 3 महीना था। 3 महीना था तो फिर लगा कि अब क्या करें, क्योंकि हमारा वो सिलेबस भी निकल गया था, मतलब ये जो प्रोग्राम होता था वो भी निकल गया। तो फिर पढ़ना शुरू किया। हमको लगा कि हम 2 यूनिट पे फोकस करें, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हमें धोखा दे रहा है उसी को हम पढ़ते हैं। तो लगातार हम पढ़ते गए, 2 पे हमने कमांड कर लिया। जो चीज़ यूपीएससी में छोड़ के जाते थे, जिसकी वजह से हमारा नहीं हुआ, वो हमने कमांड कर लिया। लगभग 2 महीना पढ़े तो मेरा वो कमांड हो गया। कमांड होने के बाद जो है फिर कुछ फेस्टिवल वगैरह पढ़ा तो मतलब जो है इसमें जो प्रोग्राम था, पहला हमारा हमें याद है कि पहले हमारा जनरल स्टडी पेपर था, उसके बाद 4-5 दिन के बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था, उसके बाद लास्ट में फिजिक्स था। तो कुछ फेस्टिवल पढ़ा तो ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाला पोर्शन निकाल करके आपको लास्ट में डाल दिया। तो लास्ट में दिया तो मतलब जो है हम उसको बढ़िया से पढ़ लिए। 20 दिन हमारा फिजिक्स में गैप मिल गया, तो ऑलरेडी मेरा पढ़ा हुआ था, मात्र 20 डेज बीच में गैप में ही पढ़े। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को कमांड करने के बाद फिर जनरल स्टडी का जो भी मतलब स्पेक्ट्रम का बुक्स आती थी तो पहले से पढ़ा हुआ था, तो जस्ट उसको हम ब्रश कर लिए। तो संजोग से ये पहला जनरल स्टडी पेपर है, बहुत अच्छा गया। फिर 20 डेज हमें गैप मिला फिजिक्स में, दोनों पेपर वो बहुत अच्छा निकल गया। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हमारा 2 यूनिट जो छोड़ करके चले जाते थे वो हम चूंकि ऑलरेडी कमांड कर चुके थे, बाकी मेरा पढ़ा हुआ था। तो फिर उसके बाद जो है वो लास्ट में पढ़ा, उसमें भी 7-8 दिन गैप मिला और हमारा सब कुछ अच्छा चला गया। इवन हमारे जिस रूम में एग्जाम लिख रहे थे, जब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पेपर लिख रहे थे, तो देख करके बता रहा है कि मतलब चूंकि बहुत सारा हम कॉपी मांग रहे थे, तो लगा कि ये इंजीनियरिंग में इतना कॉपी कहाँ से मांग रहा है। तो हमारा मात्र जो है आप सुनेंगे तो मतलब जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट पेपर में 200 में से 195 नंबर आया। उसके बाद सेकंड में हम 180, आधा क्वेश्चन मेरा नहीं अटेम्प्ट कर पाए, तो उसमें 180 में से 175 नंबर। तो ये दोनों पेपर लेकर के हमें टॉप।
जो चीज हमें वो असफलता यूपीएससी में हमें जो असफल बना रहा था वो हमको इसमें टॉप करा दिया। फिजिक्स में जो था वो आ रहा था, जनरल स्टडी में जो आना था वो आ रहा था, मतलब जैसे यूपीएससी में आ रहा था इसमें भी आया, फिजिक्स जैसे था वो भी आया। और उसके बाद हमको 2 यूनिट ठीक करना था। उस समय तक अगर हमारा एज बचा हुआ रहता था हम यूपीएससी क्रैक करते, लेकिन उस समय तक हमारा एज निकल गया। इंटरव्यू में कितना मार्क्स दिया? हाँ, इंटरव्यू में मैं बहुत अच्छा नहीं दिया। एक्चुअली है कि 150 नंबर में 95 नंबर दिया, नहीं 90 नंबर दिया। और हाईएस्ट कितना दिया? नहीं, जो हमारा जो सेकंड टॉपर था वो उसको 135 नंबर दे करके हम फिर भी 135 दिया, फिर भी हम 5 नंबर से मतलब आए। और इसमें मेरी वाइफ का भी थोड़ा चर्चा कर देते हैं कि उनका भी रोल था, क्योंकि हम 90 में इंजीनियरिंग किए और हम 2000 में हमने ये बीपीएससी, बीच का गैप जो था हम किताब को ऐसे ही रख दिए, उसमें फंगस और ये सब लग गया था और दीमक वगैरह जो होता था वो बीच बीच में निकाल करके साफ किया करते थे। पता नहीं क्या लग रहा था कि क्यों साफ कर, जबकि हम पढ़ाई छोड़ दिए थे। फिर वो बीच बीच में साफ करते रहती थी, सुखा देती थी धूप में जो है। अगर वो बुक समय नहीं मिलता तो फिर हम नहीं कंप्लीट करते, क्योंकि वो मेरा पढ़ा हुआ था ऑलरेडी, सब लाइन पता था कि हाँ क्या कहाँ पे क्या। तो इस ढंग से मतलब जो है अगर आप मेहनत करें तो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। बस मतलब डिटर्मिनेशन होना चाहिए, ठीक है ना, कि हमको करना है, इधर उधर प्रॉब्लम नहीं देखना है। इवन आप एडमिनिस्ट्रेशन में भी देखेंगे तो हम लोग प्रॉब्लम नहीं देखते, हम समाधान का पार्ट देखते हैं। समस्या बहुत सारी समस्या है, ठीक है, बट हमें क्या देखना है, उसमें से समस्या में से समाधान कैसे निकलेगा। और वर्चुअली हम लोग जितनी बैठे हैं, हम लोगों का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, सिर्फ समस्या का समाधान करना ही हमारा मतलब बस में है। सब लोग हम लोग दिन रात जो है सुबह से जगते हैं, शाम तक समस्या को ही सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, खाना खाते हैं, उसके बाद समस्या ही को सॉल्व करते हैं। और अगर टैक्टफुली समस्या को सॉल्व कर देते हैं तो हम सफल हो जाते हैं। जब आप किताब में पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स जब बनाते थे कोई प्रॉब्लम नहीं बनता था, और जब वो बन जाता था तो कितनी खुशी मिलती थी, आप समझ सकते हैं। मतलब जो आसानी से बन जाता उसमें मजा ही नहीं आता, इसमें तो कुछ दम ही नहीं था। लेकिन जो 2 बार 3 बार 4 बार अटेम्प्ट करके जब बनता था तब लगता था कि नहीं, उनमें कोई मतलब दम है। तो हम उम्मीद करेंगे कि मतलब अगर किन्हीं का कोई क्वेश्चन हो या कुछ और हो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन में आए तो एडमिनिस्ट्रेशन में भी वही करें, हम लोग सिर्फ प्रॉब्लम का पार्ट देखते हैं, ठीक है। समस्या बहुत है, लेकिन हम चाहते हैं कि उसका समाधान निकले, और ओपनली, मतलब ऐसा नहीं कि हमारे मन में कुछ और रहता है कि लोगों की जिंदगी को फंसा दें। फंसाना मेरा उद्देश्य नहीं है। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का उद्देश्य होता है कि 2 व्यक्ति जो लड़ रहा है उसकी समस्या को सॉल्व कर दें, ताकि वो भी अपने डेवलपमेंट की ओर जाए और ये भी डेवलपमेंट की ओर। अगर उलझा देंगे तो उसी प्रॉब्लम में उलझा रह जाएगा। आप कुछ पूछना चाहते हैं? सर एक्चुअली कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है, जैसे 10 से 15 दिन तक कंटिन्यूअस कंसंट्रेशन में रहते हैं सर, उसके बाद फिर बीच में मतलब नहीं। देखिए, ये आप ही को नहीं होता है, सबके साथ होता है। इवन हम लोग 1 सप्ताह लगातार पढ़, हम बता रहे हैं 1 सप्ताह हम लोग 6 दिन 7 दिन पढ़ते थे ना, पूरा उब जाते थे। फिर लगता था कि एक दिन नहीं पढ़ेंगे, कुछ ना कुछ सिनेमा देखेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। और जब वो दिन जो है अगर हम पूरा घूम लेते थे, नहीं पढ़ते थे, तब लगता था कि अरे यार तो बहुत बर्बाद कर दी। फिर नेक्स्ट जो है 5-6 दिन लगातार पढ़ते थे। तो ये चलते रहता है, ठीक है ना। आप एक ही काम करते करते बोर हो जाएंगे, बीच में आप ब्रेक दे दीजिए, ठीक है। खूब खाना खा के सो रहे हैं तो एकदम सो रहे हैं, ठीक है। कहीं निकल गए ट्रिप में तो चले घूम के आते हैं, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट जो है आपका जो है ना, इवन आप काम करते करते, हम लोग का एडमिनिस्ट्रेशन में भी देखते हैं कि 6 दिन काम करते हैं, उसके बाद बोर हो जाते हैं। फिर लगता है कि 1-2 दिन अगर छुट्टी मिल जाए, या महीना में 2-3 दिन भी छुट्टी मिल जाता है, तो फिर वो समस्या से हट करके नेक्स्ट सोचते हैं, तो दिमाग रिलैक्स हो जाता है, ठीक है। और किन्हीं का कुछ होता है? सीटिंग कैपेसिटी एक ग्राउंड में बैठते थे तो क्या? अच्छा, सीटिंग का, हाँ ठीक है धर्मेंद्र का अच्छा सवाल है। सीटिंग कैपेसिटी होता है कि जैसे मॉर्निंग में जनरली मेरी आदत था कि मतलब रात में देर तक नहीं पढ़ते थे, हम 10 बजे तक सोते थे, खाना खा करके 10 बजे तक सो जाते थे। और मॉर्निंग में 5 बजे तक कोशिश करते थे जग जाने का। अगर 5 बजे नहीं जगे तो 6 बजे तक जरूर जग जाते थे, ठीक है। तो उसके बाद जब बीपीएससी की तैयारी कर रहे थे तो हम रांची में उस समय थे, ठीक है ना। तो सुबह फ्रेश होने के बाद चले जाते थे, एक बगल में टैगोर हिल था तो वहां पे वॉक करने के लिए चले जाते थे।
हमको लग रहा है आधा घंटा 45 मिनट लगता था, जाते थे और उसके बाद हिल पे चढ़ते थे, फिर उसके बाद फिर लौट करके आ जाते थे। तो 7 बजे तक कोशिश करते थे बैठ जाने के लिए, 7 बजे से लेकर के 11 बजे तक इफेक्टिवली जम के पढ़ते थे, ठीक है ना। इवन जब रिवीजन हम कर रहे थे तो हमें याद है कि मतलब पीटी से पहले जब रिवीजन कर रहे थे 1 घंटा में कोशिश रहता था हम 20 पेज निकालें, मतलब इतनी कंसंट्रेट करते थे कि 20 पेज में इधर उधर कहीं नहीं सोच रहे थे। तो 10 घंटा अगर हम पढ़ रहे हैं तो 200 पेज मतलब जो है वो निकालते थे। और आप अगर ये टारगेट कर लेंगे कि 1 घंटा में हमको 20 पेज पढ़ना है, मतलब इफेक्टिवली पढ़ना है, बेईमानी नहीं करना है, तो फिर आप पढ़ लेंगे। और ये हमेशा नहीं हो पाएगा। जस्ट एग्जाम से पहले आप जैसे प्रिलिमिनरी टेस्ट है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि इतनी सिलेबस है कि आपको जब तक बहुत पहले पढ़े हैं, 2-3 महीना पढ़े हैं, जब तक उसको ब्रश नहीं करेंगे तो आप एग्जाम में नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उस समय मतलब काफ़ी इफेक्टिवली ये पढ़ना पड़ता है। तो बस ये करते, तो 7 से 11 अगर इफेक्टिवली पढ़ लिए, फिर उसके बाद स्नान करने चले जाते थे, ठीक है। स्नान करने के बाद खाना वाना खाते थे, फिर 1 से 2 बजे तक जो है आराम कर लेते थे। 1 घंटा दिन में अगर आराम कर लिए तो फिर हम 2 बजे से लेकर के 6 बजे तक जम के 4 घंटा फिर हम सेकेंड हाफ में पढ़ लेते थे, ठीक है। फर्स्ट हाफ में हमारा 4 घंटा, सेकेंड हाफ में 4 घंटा, 8 घंटा हो गया। और उसके बाद 7-8 बजे मतलब शाम के समय में जो है 10 बजे से पहले 2 घंटा और पढ़ लेते, ठीक है। तो हमारा 10 घंटा ज्यादा कोई पढ़ भी नहीं सकता। अगर मतलब ईमानदारी पूर्वक पढ़े तो 10 घंटा काफी है। और ये एग्जाम से पहले, नहीं तो पहले मतलब नॉर्मल समय में जो है 8 घंटा हम लोग पढ़ते थे, ठीक है। और एग्जाम के समय में 10 घंटा, क्योंकि बहुत सारा मतलब चीज को हमको ब्रश करना है, ठीक है ना, नॉलेज को, तो ये होता है। चलिए आप कुछ पूछ रहे थे कोई? सर ये पूछ रहे थे सर, जैसे आपका पूरा जैसे बताया मैथमेटिक्स रहा, आपका मैथमेटिक्स होगा? मैथमेटिक्स नहीं, हम चूंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, ठीक है ना, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, तो हमने इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन से किए, तो हमारा एक इंजीनियरिंग पेपर था। और उससे मिलता जुलता सिमिलर पेपर हमारा फिजिक्स था, क्योंकि उसमें सेकंड पेपर में आपको मॉडर्न फिजिक्स आता है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स आता है, तो वो सेकंड पेपर वर्चुअली कुछ नहीं पढ़ना पड़ता है। तो ये पूछ रहे सर, जैसे आपका मार्क बूस्ट हुआ, जैसे भी आप बताया कि सेकंड पेपर जो था उसको समथिंग 100 से पार हो गया था, मतलब वो सक्सेस का है, आपको सिर्फ लेवल 90 नंबर मिला था, फिर भी आप टॉप कर रहे हैं। क्योंकि हमारा मतलब रिटर्न में हमारा इतनी था कि 845 नंबर था मेरा रिटर्न में। तो वही हम जानना चाहते हैं सर, इवन हमको 0 नंबर देता ना, फिर भी हम कंप्लीट करते। हम तो बोल रहे बैकग्राउंड बोल रहे थे, अब हम बोल रहे हैं कि मतलब राइटिंग पावर कैसे बूस्ट करें, मतलब दिमाग में आता है बहुत सारा, मतलब वो आंसर्स आते हैं, लेकिन राइटिंग पावर में हम दिमाग आता है कि लिखे क्या, कैसे लिखे, वो बताइए। नहीं मतलब जो है हाँ, ये चीज है कि आपको सबसे पहले जब तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता है कि आप यूपीएससी बीपीएससी लिख रहे हैं तो कुछ भी लिख दें। आपको 200 वर्ड लिमिट रहता है, 250 वर्ड लिमिट रहता है, 300 वर्ड लिमिट रहता है, आप कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। इवन आप सेंटेंस कंप्लीट भी नहीं कर सकते, बड़ा बड़ा सेंटेंस नहीं लिख सकते हैं। आप उसमें मटेरियल दीजिए कि आप कितनी 200 में आप मटेरियल दे रहे हैं। यही सर जानना चाहते हैं कि सुनता इवन आप ब्रोकन सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको सेंटेंस से कोई मतलब नहीं है। आप कितनी जानते हैं, आप वो चीज इंपॉर्टेंट, सेमी कॉलम दे करके, कॉलम दे करके, आप फुल स्टॉप दे करके मटेरियल भर दीजिए, ठीक है ना, क्लियर है। कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, सब्सटेंस डालिए तब जाकर के उसको होगा। वो मतलब वो उसके उस टॉपिक के बारे में जानना चाहिए। टॉपिक्स तो आप जब स्टडी करेंगे तो टॉपिक्स के बारे में जान ही जाएंगे, क्योंकि आप अगर साइंस है तो मैथमेटिक्स है तो जो फॉर्मूला है उसी पे ना बनाएंगे। फिजिक्स है तो क्या करेंगे हम लोग, जो जानते हैं, जो फॉर्मूला उस पर सेट होगा उसी पे दे करके हम सवाल सॉल्व करेंगे। आपका हो सकता है कि मतलब ग्रेजुएशन किस चीज से की है, इंग्लिश से ना, तो हम आप जनरल स्टडी के बारे में बता सकते हैं कि जनरल स्टडी में भी हमारा स्ट्रेटेजी था। उसमें भी था कि सेकेंड पेपर जब भी होता था आपका स्टैट पोर्शन हुआ करता था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पोर्शन हुआ करता था, ठीक है, क्लियर है। तो हमारी वो स्ट्रेटेजी थी कि हम जिसमें मेरा मतलब अपर हैंड है वो उसमें हम मैक्सिमम मार्क्स लें। स्टैट में हमारा था कि अगर 50 नंबर का है तो 40 नंबर 45 नंबर ले आए।
साइंस एंड टेक्नोलॉजी है तो जनरल वालों से हम बहुत अच्छा कर लेंगे, ठीक है। हमारा स्टैट पोर्शन अच्छा हो गया, हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी अच्छा हो गया, एक और कुछ था मैं जस्ट याद नहीं है। तो हमें इसमें ज्यादा स्कोर करना है, फर्स्ट पेपर में हमको क्या करना है 50% भी आएगा फिर भी हमारा मतलब ये स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, कि किस में हमारा स्ट्रेंथ है और किस में हमको 50% भी चलेगा तो चलेगा। और किसी का कुछ हो तो बोलिए, आ जाइए आप इधर आ जाइए। सर मेरा नाम किसी है सर, मैं भी सर लास्ट ईयर मैंने भी बीटेक कंप्लीट किया है सर। अच्छा, किस चीज से? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन सर, इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा। सर मैं ऑप्शनल पेपर को लेकर सर बहुत कंफ्यूज रहता हूं सर। आप बैठिए, कुर्सी है, मैंने लास्ट ईयर इसका फॉर्म नहीं डाल पाया क्योंकि ऑप्शनल पेपर मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, तो मेरे फ्रेंड्स ने सजेस्ट किया कि तुम जो तुमको बेस्ट लगे वो डाल दो, तो फिर भी मैं कंफ्यूज हूं सर। आप तो जैसे हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स मेरा भी था, आपका भी वही है, यस आप फिजिक्स रखिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की क्या दिक्कत है? सर दिक्कत अच्छा, अब तो एक ही रखना होता है। सर। तो मतलब इलेक्ट्रिकल वाला पोर्शन ठीक ठाक है क्या? यस सर। उसमें एक तो हैवी करंट होता है, दूसरा लाइट करंट होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स वाला लाइट करंट इस्तेमाल कर मतलब अटेम्प्ट करता है और इलेक्ट्रिकल वाला हैवी करंट, ठीक है ना। तो अब आप अगर कंफर्टेबल है तो आप ले लीजिए। होता है क्या कि दोनों सब्जेक्ट तो अपने अनुसार ढाल लेंगे कि जैसे मुझे लिखना है। इवन अभी भी हम देख रहे हैं, अभी भी क्वेश्चन जस्ट मेरा एक साहू का बेटा है, वो इंजीनियरिंग किए हुए हैं और अभी बीपीएससी लिख रहा है। अभी भी हम देखें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन अभी भी हमको 10 दिन 15 दिन पढ़ लेंगे तो अभी भी हम टॉप कर लेंगे। आप अगर ढंग से पढ़े होंगे तो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। एकदम सिंपल क्वेश्चन। यूपीएससी की अगर तैयारी रहे तो बीपीएससी तो कुछ भी नहीं। कोचिंग का क्लास जैसे कभी इवन हमें जो न्यूमेरिकल जो डाटा दिया था इवन वो नहीं हटाया था। आंसर जब हम 0.2 ओम निकल रहा था तो लगा कर ये तो सेम डाटा मतलब इस्तेमाल कर रहा है। इवन होता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ चेंज कर दें तो कुछ अलग आंसर आएगा। तो आप अगर करना चाहें तो आप फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स है तो फिजिक्स तो ले ही सकते हैं, क्योंकि आपका मॉडर्न फिजिक्स होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पोर्शन होगा। एक और कौन सा होता है? मॉडर्न हो गया सर, याद तो है नहीं सर, लेकिन एक तीन यूनिट होता है सर। एक में मेरा आता है इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म होता है, ठीक है। डिजिटल के साथ ऐड किया, डिजिटल या डिजिटल फिर भी वही डिजिटल तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते ही वही हैं। ऐड किया। तो मतलब उसमें बाद में तुमको गाइडलाइन करवा देंगे। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के होगा तो सिमिलर है वो तो। जनरल स्टडीज पर जाएगा। जनरल स्टडी कर लो, उसके बाद एक या तो फिजिक्स ले लो या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आराम से निकल जाएगा। और कोई व्हाट्सएप आप आ जाइए पीछे, पता नहीं आगे आ जाओ तुम भी। बोलो। सर जैसा आपने बताया कि मैंने सेल्फ स्टडी से ये अचीव किया है, तो प्री निकलने के बाद सर जब आपने मेंस पेपर की तैयारी खुद से की तो 3 महीने ही बचे हुए थे, तो इसमें आपने किस तरह से अपना प्रिपरेशन किया और आंसर राइटिंग कैसे खुद से करते थे? आप वो पार्ट मिस कर रहे हैं। जब हम इंजीनियरिंग कॉलेज में थे, ठीक है, उस समय से हम दोनों को लेकर के चल रहे हैं। हमारा यूपीएससी का सिलेबस था, हम इंजीनियरिंग का भी वही चीजें बढ़िया से पढ़ रहे थे जो कि यूपीएससी के सिलेबस, ठीक है ना। बाकी चीज सिंपल हम पास करने के लिए हम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो हम तैयारी मेरी 3 महीना का नहीं था, बल्कि हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज का 3 साल का सकते हैं। नहीं सर, मुझे वो जानना है कि उत्तर लेखन जो होता है सर, आंसर राइटिंग, हाँ। वो प्रैक्टिस कैसे किया जाए खुद से, विदाउट मतलब कोई कोचिंग संस्थान ज्वाइन किए बिना? नहीं, वो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप जब कुछ मॉडल क्वेश्चन वगैरह पढ़े देखेंगे ना, तो उसमें ये कहना है, इवन अमीर सुबहानी जिस समय ये अभी आपके चीफ सेक्रेटरी है, ठीक है, यूपीएससी टॉपर, यूपीएससी टॉपर था 1987 में, जब वो ये एसबीआई का पीओ बने हुए थे, ठीक है ना, यहाँ पे, ठीक है। तो हम जब इंजीनियरिंग कॉलेज में हम उस समय जा रहे थे तो इनके बारे में पेपर पत्रिका में आया था कि ये टॉप करके मतलब यहीं पे खगड़िया में है। इनसे हम मिल करके गए थे, इनसे बुक्स लिखवा लिए थे कि आप क्या क्या सर पढ़ते थे, ठीक है। तो वो बुक्स हम लेकर के गए और उसके बाद कुछ टिप्स भी लिए, ठीक है ना। तो हर जगह यही है कि आपको मटेरियल भरना है, मतलब ये नहीं कि 300 वर्ड लिखना है तो आप कुछ भी लिख करके चले जाएं, ठीक है। आप उसमें
दीजिए, ठीक है ना। जो मसाला होता है ना वो डालना है, ठीक है ना। जितनी कम वर्ड इस्तेमाल करिए कब सेंटेंस कंप्लीट करने में, सबसे पहले जाइए सब्सटेंस डालिए, ठीक है ना। और आप प्रैक्टिस करेंगे तो देख लेंगे, मतलब जो भी होता है स्पेक्ट्रम की गाइड वगैरह उस समय चलता था, पता नहीं अब क्या चल रहा है, अभी भी चल रहा होगा। उसमें कुछ मॉडल क्वेश्चन वगैरह जो होता है जिसका आंसर किया होगा, तो आप देखिएगा कि किस ढंग से वो देता है, ठीक है ना। तो ये चीज अवॉइड करना है कि 300 में आप इधर उधर की बात नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। जो न्यूमेरिकल से पोर्शन होता है तो वो तो आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। जो हमारा ये क्या कहा जाए जनरल स्टडी था, तो उसमें भी हम लोग यही करते थे, ठीक है ना, कि सब्सटेंस डालते थे, सेमीकोलन का इस्तेमाल करते थे। 10 वर्ड 15 वर्ड का लिए, फिर सेमीकोलन लगाए, फिर 10-15 वर्ड लिखे और सेमीकोलन लगाए, ठीक है ना। ये है, ये है, ये है। इवन हम लोग बच्चे को जो पढ़ाए हैं, अपने बच्चों को पढ़ाए, जस्ट उसी पैटर्न पे हम लोग पढ़ाए कि क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है तो बहुत सारा मतलब वर्ड इस्तेमाल, सिर्फ पॉइंट वाइज लिखिए कि ये इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये। बच्चों को उतना आपको मेमोरी में मतलब मेमोराइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। क्लियर है। आप पॉइंट जैसे ही वाइज लिखेंगे कि फलना चीज है, सेकंड चीज ये है, इसका ये है, तो फिर आपका मतलब बच्चों भी आराम से याद कर लेंगे कि हाँ ये पॉइंट वाइज लिख देना है, और अच्छा नंबर आपको सब देखता है कि आप उसमें जानते कितना है, ठीक है ना। ये सेंटेंस आपका कहीं भी इंग्लिश में लिख रहे हैं तो आप वो नहीं देखता है कि आपका ग्रामेटिकल पार्ट क्या है, ठीक है ना, वो देखता है कि आपने मटेरियल कितना डाला है। क्लियर है। चलिए आपको कुछ पूछना है तो बताइए। सर मेरे साथ ऐसा होता है कि हम है ना मतलब एक रूटीन बनाते हैं, 10 घंटा हमको इस सब्जेक्ट पे देना है, मतलब हर सब्जेक्ट का रूटीन बनाते हैं, कुछ दिन तक फॉलो करते हैं, उसके बाद हमसे नहीं होता, कोई रीजन नहीं हो पाता। नहीं, अब आप ये देखिए, हम लोग भी करते थे, ठीक है ना, कि मतलब हमारी भी पढ़ने की आदत है कि जब एक सब्जेक्ट लेते थे तो जब तक उससे बोर नहीं हो जाते थे लगातार उसी को पढ़ते थे, फिर उसके बाद आप सब्जेक्ट बदल दीजिए, ठीक है, फिर वो पढ़ने में अच्छा लगेगा, फिर उससे बोर हो गए तो फिर नेक्स्ट निकालते थे, ठीक है। और जब आप कई बार पढ़ेंगे तो शुरू में एक बार पढ़ेंगे तो 7-8 दिन में भूल जाएंगे, फिर नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो 15 दिन आप याद रहेगा, फिर थर्ड टाइम रिवीजन करेंगे तो 1 महीना तक रहेगा, ठीक है। सर एक टारगेट भी रहता है कि इतना टाइम इसमें देना है, और एक टारगेट लेके इतना दिन में हमको खत्म करना है, लेकिन वो भी मतलब टारगेट से थोड़ा बहुत टारगेट से चलता है, सब कुछ टारगेट का आइडियल कंडीशन मिलता नहीं है, ठीक है ना। कुछ ज्यादा हो जाता है तो इसके लिए चलेगा, थोड़ा बहुत चलेगा, ठीक है ना। अगर हम 100% चाहते हैं कि वहां पहुंचे, अगर हम 80% भी पहुंच गए तो ये मेरे लिए बहुत, ठीक है ना। 50% 60% आप टारगेट फुलफिल कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, आप करते रहिए, ठीक है ना। कोई 100% नहीं करता है, वो आइडियल कंडीशन है, ठीक है ना। तो आप करते रहिए, 70-80% भी टारगेट फुलफिल करिए ताकि बढ़िए, ठीक है। थैंक यू सर। सर आपने बताया आप अपना 1990 में एकेडमिक सेशन कंप्लीट करते 2000 में सर आप बीएससी क्वालिफाई करते, तो सर इस बीच में सर आपका गार्जियन का प्रेशर नहीं होता था आपके पड़ोसी ये जॉब कर लिए, या फिर सर आप डिमोटिवेट नहीं होते थे? नहीं, एकदम आप सही क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है ना। हम 90 में हम इंजीनियरिंग किए, ठीक है, 92 तक हम लगातार, चूंकि इंजीनियर 90 में भी दिए, 91 में भी दिए, 92 में भी दिए, ठीक है। उसके बाद बोर होने लगे तो लगा कि हमें गलत ट्रैक पे जा रहे, बीपीएससी के बारे में हम नहीं सोच रहे थे उस समय, बिल्कुल नहीं सोच रहे थे। जैसे इवन इंजीनियरिंग जब तैयारी कर रहे थे तो आईटी के अलावा बीआईटी के बारे में नहीं सोच रहे थे, ठीक है। बीआईटी में भी एक हमारा दोस्त रमाकांत का चर्चा किया, वो भी बोला कि यार तुम भर लो ना, और ऐसे ही भरे और उसके बाद निकल गए, ठीक है। तो प्रेशर था, फिर हमने 93 में हमने शादी कर ली, ठीक है ना, लगा कि हम ट्रैक चेंज करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है फिर 2-3 साल में इवन हम खेती भी करें, आपको बता देते हैं, टू बी फ्रैंक हमने खेती भी किया है। अभी भी मेरा एग्रीकल्चर के प्रति शौक है। हम अभी 2 एकड़ का इंटीग्रेटेड फार्म सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, अभी बगल में मुंगेर है, आधा घंटा 1 घंटा में पहुंच जाते हैं, ठीक है। और रिटायरमेंट के बाद चाहेंगे कि हम वहां पे अच्छा करें। सर जब आप तो प्रेशर आता है, ठीक है ना, प्रेशर आता है, लेकिन हमारे गार्जियन वैसे नहीं थे कि प्रेशर डाल लेते, ठीक है ना।
वो लेकिन हमारा खुद का चॉइस था, हमने मैनेज किया। उसके बाद फिर हम ट्रैक चेंज किए। हमें लगा कि जो हमारे पास रिसोर्स है या पेरेंट्स का रिसोर्स जो हमें दिया है उसका सदुपयोग हो। तो हमने कुछ दिन खेती भी की, खेती भी बहुत अच्छे से की है, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखिए कि कुछ मतलब चूंकि इतना मौसम का ये होता है कि आपका कुछ फसल लगा हुआ है और अनप्रेडिक्टेबल होता है। फिर लगा कि बहुत ज़्यादा सुसाइडल है, ठीक है ना। फिर वो छोड़ करके फिर अपना जो मेरे ब्रदर इन लॉ है वो जोड़ डाल रहे थे कि आप वो जान रहे थे कि इतनी मतलब है कि हम मेहनत कर देंगे तो हम लगातार रहते तो हो जाता, ठीक है ना। फिर उन्होंने फॉर्म जबरदस्ती जब भी आते थे तो स्ट्राइक करते थे, आप पढ़िए ना हमें गुस्सा भी उठता था कि क्या कर रहे हैं। सर ठीक है। जब आप डिमोटिवेट होते थे तो सर उस मोटिवेशन खुद में लाने के लिए सर क्या करते थे? डिमोटिवेट नहीं, सिर्फ हमने ट्रैक चेंज किया, डिमोटिवेट कभी नहीं हुए, ठीक है ना। सिर्फ ट्रैक चेंज कर लिए, कब आप ये ट्रैक पे चल रहे थे तो लगा कि मतलब कुछ गड़बड़ हो रहा था तो हमने ट्रैक बदल दिया, ठीक है ना। इवन डिमोटिवेट अभी भी हम लोग फील्ड में जब रहते हैं, जब SDPO रहते हैं, ठीक है ना, तो डिमोटिवेट नहीं, कोई प्रॉब्लम है बट उसको सॉल्व कैसे करना है, कोई क्रिमिनल है उसको कैसे पकड़ना है, ठीक है ना। बस ये हम हमेशा सर्च करके ढूंढते रहते हैं कि ये उसको सॉल्व कैसे करें। अभी मोतिहारी में थे कि एक बहुत टॉप मोस्ट क्रिमिनल 50 केस था, पकड़ में ही नहीं आ रहा था, लगातार वो रंगदारी मांग रहा था और सब ऊपर से सीनियर अफसर बोलते थे क्या हो रहा है। मोबाइल भी वो लगातार बदलते रहता था, एक मोबाइल यूज भी नहीं करता था कि हम लोग उसको पकड़ लें। तो हमारा 1-2 साल ऐसे ही निकल गया, नहीं पकड़ पाए। हम लगातार कोशिश कर रहे थे, उसके मोबाइल का सारा मतलब साइंटिफिक ढंग से ट्रेस कर रहे थे बट वो नहीं पकड़ा था। इस्तेमाल करता था, रंगदारी मांगा, फिर जा करके खोल करके सिम हटा करके। फिर लास्ट में हमें लगा कि क्या करना चाहिए, तो फिर उसका जो है गैंग के कुछ लोगों को तोड़े, उसको बोले कि हम तुमको मतलब 1-2 लाख रुपया अगर बोलते तो नहीं वो पकड़ सही होगा, उसको बोले कि हम 5 लाख रुपया देंगे तुम उसको पकड़, ठीक है। और फिर फाइनली वो पकड़वा दिया उसको, ठीक है ना। तो जैसे हो ठीक है ना, हम 5 लाख नहीं दिए, हमको लग रहा है 2 लाख तक हम दे पाए होंगे क्योंकि कमिट किए थे तो ठीक है। बट हमें ये है कि हमको काम करना है, जैसे हो जाए, कुछ भी असंभव नहीं है, ठीक है ना। बस ये देख लीजिए, एक आदमी कर रहा है तो वो प्रूफ है कि कोई भी आदमी कर सकता है। सिर्फ टैक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। मेहनत बहुत लोग करते हैं, इवन खेत में काम करने वाला, ठेला चलाने वाला, सब मेहनत कर रहा है, बट जो दिमाग लगाता है ना वो सफल होता है। सर इसका मतलब क्या सर, जो कोई दूसरा कोई कर रहा है तो सर उसको पूरा इग्नोर करना है? एकदम इग्नोर करना है। हम अपनी ताकत हम खुद जानते हैं ना, दूसरे को हमारे बारे में क्यों बताएं। मतलब हम क्या है वो दूसरा कैसे जाने, ठीक है ना। उसके बारे में सिर्फ हम जानते हैं कि हमें क्या था, ठीक है ना। दूसरे को इग्नोर करनी, कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई कमेंट कर रहा है करने की, ठीक है। और किसी का नहीं है तो फिर हम लोग क्या समाप्त करें, खत्म करें। एक बार सर आ जाइए इधर आ जाइए। एक बार सर इंटरव्यू कक्ष का सीन बता दीजिए। हम लोग तो ऐसे डेमो देखते रहते हैं यूट्यूब पे, आप अपने इंटरव्यू कक्ष का जब इंटरव्यू अच्छा, जब BPSC का इंटरव्यू दे रहे हैं वो बता दीजिए। तो देखिए इंटरव्यू में ऐसा कुछ नहीं होता, वो बेसिक चीज पूछता है, ठीक है ना। जैसे आप क्या कर रहे थे उससे रिलेटेड पूछता है, ठीक है ना। मतलब जैसे इंजीनियरिंग किए फिर इधर क्यों आप आ गए हैं, ठीक है ना। कुछ बेसिक सवाल जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है उससे कर दिया, सिंपल सवाल करता है, ठीक है ना। कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, ठीक है ना, कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। वो उसमें बहुत है, क्योंकि ऑलरेडी आपका एग्जाम ले चुका है, उसमें बहुत ये आपका सिंपल देखना चाहता है कि फिजिक्स देखना, कैसे व्यवहार करते हैं लोगों से, कैसे व्यवहार फील्ड में लोगों से करेंगे, ठीक है ना। ये सब चीज देखता है, बहुत इंटरव्यू में ऐसा नहीं, ठीक है ना, टफ नहीं होता है। चले सर ठीक है। जैसे इंटरव्यू का बात वो बोले, उसमें सर जैसे बेसिक सेंस वगैरह मैटर करता है सर, जैसे आपका एंट्री होता है वो सभी सेंस हम बहुत ज्यादा नहीं करते, ठीक है ना। इवन हम कर रहे थे ना, हम तो ये किए थे कि हमें 0 भी नंबर देगा फिर भी हम करेंगे, ठीक है ना। इतनी मार्क्स ऊपर ले आइए रिटर्न में, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। और उसके बाद जब जैसे ही आप देखेंगे हमारा रिटर्न में इतना आ रहा है, आपको कॉन्फिडेंस खुद का आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें डरने की जरूरत नहीं, ठीक है। थैंक यू।